स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी प्रीमियर सीरीज़ का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉलोइंग वीडियो है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन्स की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, यूनिट्स कैसे वेरी कर जाती हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स उसमें से जो है आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने पूरा अच्छे से डिटेल में सीखा था। आज हम जो है वो हम करने वाले हैं आपका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और उसको फटाफट कवर करके और हम आगे बढ़ जाएंगे। किसकी तरह हम बढ़ जाएंगे, हमारे जो डेल्टा पीपीएम निकालना जो आता है, न्यूमेरिकल्स जिस पे आते हैं, ठीक है, उनको हम क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट करेंगे। ओके, पढ़ेंगे कि डेल्टा पीपीएम, डेल्टा हर्ट्ज क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, तो पहले हम फटाफट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या चीज़ है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बच्चों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या चीज़ है, क्या बला है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता क्या है कि आपका जो कोई भी न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ यहाँ पर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। कौन होता है हमारा मेन फोकस, न्यूक्लियस होता है। तो बाहर जितना भी पार्ट पड़ा हुआ है बच्चों, बाहर जो भी पार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है एटम में, एटम में है, बट हमारे लिए दिस पार्ट इज जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट। ओके ना, ये हमारी स्टडीज को कैसे अफेक्ट करता बच्चों, वो समझेंगे हम। ठीक है, वो समझेंगे हम। आ जाइए। ठीक है, देखिए हमें क्या था, हमने जब शुरू किया पढ़ना केमिस्ट्री के बारे में 11th 12th क्लास में, हमें फिजिक्स में उस टाइम पे हम पढ़ते थे, तो फिजिक्स में हमें ये बताया गया था कि जो आपका एटम होता है, नहीं एटम नहीं, सॉरी नॉट एटम, हमें बताया गया था कि इस दुनिया में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल हमेशा अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके चलेगा, अपना खुद का होता है उसका। ठीक है, कोई भी जो भी हम देखिए, जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, देने के लिए आपके प्रोटॉन को, वो सारे भी तो कैसे, उसके अंदर भी तो मूविंग चार्ज पार्टिकल डाले होते, तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से जनरेट हो पाता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समझेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है न्यूक्लियस के बाहर। किसने दिया है, नेचर ने दिया है, ये किसी एग्जामिनर ने नहीं दिया है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, हाँ होता है। क्या वो मूव कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लेते हैं BE होगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आता है कि आपको इस वाले प्रोटॉन की स्टडी करनी है। ठीक है, प्रोटॉन की सॉरी इस वाले न्यूक्लियस की आपको स्टडी करनी है ना। एनएमआर क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ना, न्यूक्लियर पार्ट को आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, बाहर से इसके ऊपर क्या भेजेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड भेजेंगे, एक एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल। न्यूक्लियस के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस घूमता नहीं है, न्यूक्लियस फिक्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे। मान लो आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया B0 स्ट्रेंथ का,
कितनी स्ट्रेंथ का बच्चों, B0 स्ट्रेंथ का आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या जानना है, या कह लीजिए कि नोट डाउन करने वाली क्या बात है कि जिस भी डायरेक्शन में आप ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन से जनरेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा ऑपोजिट होगा उसके जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे में क्या होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, आपने मैग्नेटिक रेडिएशन ये ऐसे भेजी। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस घूम रहा है इसको छोड़ के या इसके ऊपर से कूद के और न्यूक्लियस से जाके इंटरेक्शन करने लग जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड भेजी है, मैग्नेटिक फील्ड जो ये आपने लगाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा। और आपको पता है हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के पास, इलेक्ट्रॉन के पास भी है, बाहर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इंटरेक्शन करने के लिए जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके पास खुद के पास भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि देखिए ऐसा, इसको ना इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को ना आप ऐसे मान लीजिए कि ये गार्ड की तरह है कि बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसको अपोज करेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का सेल्फ जनरेटेड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो आपका जो बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड भेजा उसको पूरी तरीके से अपोज कर सके। थोड़ा बहुत कर सकता है बट इतना नहीं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने भेजा था B0 और यहाँ पे जो BE है वो इसके अगेंस्ट लगा हुआ है, तो न्यूक्लियस तक कितना मैग्नेटिक फील्ड पहुँचेगा बच्चों, न्यूक्लियस तक कितना मैग्नेटिक फील्ड पहुँचेगा, B इफेक्टिव कितना पहुँचेगा, B0 आपने भेजा था, B0 आपने B0 आपने भेजा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन का जनरेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड BE है वो घटा दीजिए, इतना ही तो पहुंचेगा ना न्यूक्लियस तक, इतना ही तो पहुंचेगा ना। अब आप देखिए आपको क्या समझना है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस को शील्ड करके रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं बच्चों, शील्ड करके रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं, शील्ड करके रख रहे हैं। इसके ही बेसिस पे हमारे जो अलग अलग प्रोटॉन होंगे वो आपको अलग अलग सिग्नल देंगे। क्यों, क्योंकि कोई न्यूक्लियस के पास अलग अलग न्यूक्लियस या कह लो अलग अलग प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। क्योंकि हो सकता है कोई प्रोटॉन के चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, ठीक है, उसके आसपास हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, किसी न्यूक्लियस के आसपास हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर ये BE की वैल्यू ज़्यादा होगी, या कह लो वहाँ पे शील्डिंग, ये कह लो वहाँ पे शील्डिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी, शील्डिंग ज़्यादा होगी तो उस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि BE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो B इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए ये सारे के सारे पॉइंट्स, ओके, ठीक है। तो आपको क्या पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियस शील्डेड होगा इलेक्ट्रॉन्स से उतना कम मैग्नेटिक फील्ड उस तक पहुंचेगा, उतना कम उस तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा। और अगर उस तक मैग्नेटिक फील्ड जो है कम पहुंचेगा तो उसका जो आपका सिग्नल होगा वो भी लोअर वैल्यू पे आएगा। किस कैसी लोअर वैल्यू, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके, ठीक है। इतना समझ आ गया कि अगर आपका ग्रेटर द number of electron in vicinity of the
subjected proton greater the BE value greater the, इसको ब्रैकेट में लिखो, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा शील्ड करेंगे, लोअर द बी इफेक्टिव वैल्यू, उतना ही कम उसका बी इफेक्टिव होगा, उतना कम उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी टर्मिनोलॉजीज हम और भी पढ़ेंगे कि अब फील्ड होता है, डाउन फील्ड क्या होता है, ये सब बातें हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये आपको इतना अगर समझ आता है तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं कि आपके जो प्रोटॉन होते हैं, या कह लीजिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको आपके जो सैंपल होता है उसके सिग्नल्स पता करने, कोई भी कंपाउंड है आपका, कोई भी फॉर दैट मैटर, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लीजिए, जैसे कि आपको मान लो पता करना है, ये जो आपका कंपाउंड है आपको पता करना है कि इसका NMR, ठीक है। तो आप पहले इथेन को क्या करेंगे, सैंपल तैयार करेंगे, लैब में इसको बनाएंगे, इसका सैंपल तैयार करेंगे, मैग्नेटिक NMR रूम में इसको लेके जाएंगे, NMR जो इंस्ट्रूमेंट होगा आपका उसमें आप इस इथेन को जो है आप ऐड करेंगे लिक्विड फॉर्म में। कैसे ऐड करते हैं, ज़्यादातर जिन्होंने MSc बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है उनको तो जो है पहले ही पता ही होगा कि जो है आपके सैंपल को एक ट्यूब में, NMR ट्यूब में डाला जाता है, उसके अंदर सॉल्वेंट पहले डालते हैं आपके सैंपल के अंदर, फिर उस सॉल्वेंट के साथ जो मिक्सचर बना आपके सैंपल का उसको हम NMR ट्यूब में डालते हैं, उस NMR ट्यूब को जो है वो उठा के मैग्नेटिक जो आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट दिया होता है उसके अंदर आप उस ट्यूब को रखते हैं, वो रीडिंग करके आपको जो है डेटा कंप्यूटर पे ऐसे स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे जो है वो आपको दे देता है, ठीक है। ये तो सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, मतलब कोई भी सिग्नल की सेंसिटिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, किसी भी प्रोटॉन की सेंसिटिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ प्रोटॉन की तरफ चलते हैं, किस किस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना सेंसिटिव होगा आपकी रीडिंग्स के टुवर्ड्स, आपके रीडिंग्स के टुवर्ड्स कितना सेंसिटिव होगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपके सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इंटेंस आपके सिग्नल्स आएंगे। अच्छे इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या हुआ, अच्छे इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग ये हुआ जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला आप जो है आपकी या कह लीजिए कि जितना ज़्यादा ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी वाला आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आपका जो सिग्नल है उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है, या कह लीजिए उतना ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी होगी। ओके ओके, यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है। बेटर द इंस्ट्रूमेंट greater the intensity of desired protons peaks, जो आपकी प्रोटॉन्स की पीक्स होंगी, डिजायर्ड प्रोटॉन्स की पीक्स, वो उस पर डिपेंड करेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर आप मान लो आपका 300 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ चुके हैं
ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो टेस्ला में बात नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपके इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वो टेस्ला में होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। लेकिन एनएमआर में हम किस कह लीजिए कि टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। तो आपकी अगर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी आपके इंस्ट्रूमेंट, पिछले वीडियो में है इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है पूरा हमने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आपको 300 मेगाहर्ट्ज, मैंने 300 मेगाहर्ट्ज इसलिए लिखा बच्चों, 300 मेगाहर्ट्ज जो है बहुत ही अच्छा एनएमआर माना जाता था, अब नहीं। अब जैसे अगर आप कोई नया कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसका एनएमआर आपने 300 मेगाहर्ट्ज में लिया, आपको जो भी एक्सपेक्टेड था प्रोडक्ट की जो भी पिक्स वो आपकी मिल गई, और आप जा रहे हैं, आप किसी लगा लीजिए कि किसी बहुत अच्छी जर्नल के पास जा रहे हैं कि ये हमारा काम है, इसको आप पब्लिश कर दो, तो वो आपको सीधा सीधा मना कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि 300 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑथेंटिक नहीं है, इसमें आई हुई पीक्स को हम ऑथेंटिक नहीं मानते। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका जो 300 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे कैमरास भी लगा लीजिए, जैसे वीडियो बन रही है, किसी फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा होता है, मतलब कि वीडियो जो है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ा सा भी उससे क्वालिटी नीचे जाते हैं तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनती है। वैसे ही यहाँ पे होता है, 300 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कहीं ज़्यादा बेटर माना जाता है 400 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है आपका 500 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी ज़्यादा 600 मेगाहर्ट्ज का। 600 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों वो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, वो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। 500 400 वैसे बहुत ज़्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं 500 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी वाला कह लीजिए कि एनएमआर या 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एनएमआर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो आपकी मतलब लगा लीजिए कि नॉइज़ है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम रहती है। लेकिन 600 मेगाहर्ट्ज वाले में नॉइज़ की फ्रीक्वेंसी भी बहुत नॉइज़ की इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ जाती है बहुत बार। जैसे अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपके सैंपल में होगा तो उसकी पीक्स भी बहुत अच्छे से आएंगी, तो वो थोड़ा सा तंग करते हैं रिसर्चर्स को, पेपर को पब्लिश कर देता है, क्योंकि फिर एडिटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि इसका आपका एनएमआर जो है वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, हमें तो ज़्यादा सुंदर चाहिए था, तभी हम मानते। इससे भी ज़्यादा 700 मेगाहर्ट्ज भी होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 800 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट जो होता है एनएमआर का सबसे मतलब इंडिया में बात करें, इंडिया में शायद बहुत ही कम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आईसर्स में है और आईआईसी बेंगलोर में, ज़्यादा जगह है, ठीक है। एनीवेज, बट ऐसा नहीं कि इन सबको इग्नोर किया जा सकता है, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं ये, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपकी जो है स्टडी मानी जाएगी, ठीक है। चलें इससे आगे, ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपका जो मतलब लगा लीजिए कि सेंसिटिविटी है आपके प्रोटॉन की, वो आपकी न्यूक्लियाई पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे किस पे डिपेंड करती है? ये तो था इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट आएगा न्यूक्लियाई का, ठीक है। किसका आएगा? न्यूक्लियाई का आएगा। न्यूक्लियाई में क्या है? सबसे पहले तो आपके न्यूक्लियाई की, सबसे पहले तो बच्चों आपके न्यूक्लियाई की जो कह लीजिए कि अबंडेंस है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अबंडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अबंडेंस मतलब कितना आपके नेचर में प्रेजेंट है। जैसे आपका 1H NMR है, ग्रेटर द अबंडेंस लिख लेना, ग्रेटर द अबंडेंस
better the instrument या sorry better the signals या कह लो greater the intensity of your signal. प्योर पर मत लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल लिख लेना, ठीक है। ओके तो कहना क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 1H NMR है, 1H NMR सॉरी जैसे प्रोटॉन है, 1H प्रोटॉन है, 1H जो आपका प्रोटॉन होता है या न्यूक्लियस होता है, 1H सिग्नल जो होते हैं, 1H न्यूक्लियस जो होता है, इसकी अबंडेंस बच्चों 99.8% है। जो बच गए 0.2% है वो है आपके ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम दोनों। इसमें से भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ड्यूटेरियम और भी कम होता है, ठीक है। एनीवेज 99.8% आपका 1H प्रोटॉन होता है। 13C के लिए देखिए, 13C जो आपका कार्बन मतलब ये लगा लीजिए जो कार्बन 13 होता है उसकी अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ 1.1% होती है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मान लो आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आपको मान लो CH3 और CH3 जो आपका इथेन है, मान लो इसको आपको स्टडी करना है, आपने इसको स्टडी करना, आपने इसमें सॉल्वेंट मिलाया, आप NMR ट्यूब में इसमें आपने मिलाया, क्या नाम है, NMR ट्यूब में डाला, इसको लेके गए इसके स्टडी के लिए, ठीक है। मान लो आपने जो NMR ट्यूब में आपके ये मॉलिक्यूल इथेन के डाले हैं, मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल आपने डाले हैं, 100 नहीं चलो 1000 मान लेते हैं, ये एक प्रोटॉन है, जैसे इसको स्टडी करने लग गया आपका NMR सिग्नल, ठीक है, स्टडी करने लग गया। अब देखिए हमने बोला 1H की जो अबंडेंस है वो 99.8% है, यानी कि 100 में से 99 कम से कम, ज्यादा है वैसे 99 से, लेकिन 100 मॉलिक्यूल अगर इथेन के उठाए तो उसके 100 मॉलिक्यूल में से 99 मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन 1H की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें ड्यूटेरियम या ट्रिटियम की तरह प्रेजेंट होगा, है ना। सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा कोई नेचर में जब ये आपका हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम की तरह या फिर ट्रिटियम की तरह लगा होगा, नहीं तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स में ये हाइड्रोजन की तरह 1H की तरह लगा होगा। अब हाइड्रोजन देखिए 99 मॉलिक्यूल में मान लीजिए आपको हर बार एक ही ऐसे सिग्नल मिल रहा है, 99 में इतना मिला, आपने 1000 लगा रखे, 100 में से 99 मॉलिक्यूल 1H के हैं, तो 1000 में से 1H लिए हुए 1000 मॉलिक्यूल में से कितने हो जाएंगे, 990 मॉलिक्यूल्स में 1H हाइड्रोजन जो वो 1H की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सिर्फ 10 मॉलिक्यूल होंगे जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट को हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दिखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 990 मॉलिक्यूल्स में तो दिख रहा है ना, तो बहुत अच्छा सिग्नल आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन अगर मान लो फिर हम C13 को स्टडी करने लगे, फिर हम किसको स्टडी करने लगे बच्चों, फिर हम C13 को स्टडी करने लगे। हमने बोला, देखो हमने क्या बोला कि कार्बन 13 की जो अबंडेंस है वो 1.1% ही है, वो 1.1% ही, यानी कि 100 मॉलिक्यूल अगर इथेन के उठाओगे तो उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल ही ऐसा मिलेगा जिसमें ये कार्बन 13 की तरह लगा हुआ होगा। अब देखो बाकी के जो आपके 99 मॉलिक्यूल बच गए उनमें किसकी तरह लगा हुआ है, 12 कार्बन 12 मिलेगा आपको, उसमें क्या मिलेगा, कार्बन 12, और कार्बन 12 को आपका इंस्ट्रूमेंट रीड नहीं करता। अगर उसको किसी मॉलिक्यूल में कार्बन 13 की तरह दिखेगा वो तभी इसको रीड करेगा, और रीड करेगा तभी सिग्नल देगा। अब हमको क्या पता चला कि 100 में से एक ही मॉलिक्यूल कार्बन 13 होगा, तो 1000 में से कितने होंगे बच्चों, 1000 में से 1.1 लगा लो, ठीक है, 1000 में से कितने आ जाएंगे आपके 1.1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000,
ठीक है, ये कट गया। 11 मॉलिक्यूल ओनली। आपका इंस्ट्रूमेंट को आपने 1000 मॉलिक्यूल अगर इसके दिए तो सिर्फ 11 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें उसको ये कार्बन 13 जैसा दिखेगा और आपका इंस्ट्रूमेंट कोई सिग्नल दे पाएगा। यहाँ पर देखो आपके हाइड्रोजन में क्या थे, 1000 में से 999 मॉलिक्यूल्स में 1H दिख गया आपके इंस्ट्रूमेंट को, उसने रीड कर लिया। लेकिन कार्बन 13 के केस में 1000 में से सिर्फ 11 मॉलिक्यूल्स दिखे जिनमें कार्बन 13 उसको रीड हुआ, बाकी में नहीं रीड हुआ। तो आपको पता चला ना कितना ज्यादा इंटेंस सिग्नल आएगा इसके कंपैरिजन में, समझ रहे हैं। इसीलिए बोला कि जितनी ज्यादा आपकी अबंडेंस होगी उतना ज्यादा आपका सिग्नल इंटेंस होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अबंडेंस होगी आपके सेंसिटिव न्यूक्लियस की उतना ज़्यादा NMR को सेंसिटिव भी तो होना चाहिए ना। अब कार्बन 13 तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है ना, 1000 में से सिर्फ 11 मॉलिक्यूल्स में कार्बन 13 प्रेजेंट है, यानी कि बाकी के जो बच गए 989 है ना, इतने बचे ना। इतने मॉलिक्यूल्स में तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन 12 मिल रहा है। इतने में तो आपको कार्बन 12 मिल रहा है, पर कार्बन 12 का करना क्या है, कार्बन 12 को NMR रीड ही नहीं कर सकता ना। जिसको रीड कर सकता है वो इतना कम मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स कार्बन 13 के अगर मिलते हैं तो इसलिए उसका सिग्नल इतने इंटेंस नहीं आते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा देर तक चलाना पड़ता है। यानी कि आपका मॉलिक्यूल आया, इसको रीड किया, एक बार कम मिले, फिर दोबारा फिर उसी मॉलिक्यूल को आपने घुमाया जो है आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो फिर से उसने इसका इन 11 मॉलिक्यूल्स का एक सिग्नल उठाया, फिर से घुमाया, फिर उठाएगा, फिर से घुमाओगे, फिर उठाएगा। ऐसे कर करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो अगर आप लोगों ने कोई MSc स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपना जो है कह लीजिए एक्सपेरिमेंटल पार्ट कुछ किया हो MSc टाइम में, तो उनको पता होगा कि 1H NMR को रिकॉर्ड करने में अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आधा घंटा लग रहा है तो उसी जो आपका कंपाउंड है उसी के कार्बन 13 को रीड करने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन 13 को रीड करने के लिए इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, ओके डन। और इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपकी गायरो मैग्नेटिक रेशो ऑफ प्रोटॉन की गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो जो होती है जितनी ज़्यादा होगी बच्चों उतना ज़्यादा आपकी जो मतलब स्टेट होती है, न्यूक्लियस जो 2 स्टेट होती हैं उनमें उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेट में डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट उतना ज़्यादा देर से आएगा। ये आपको एक वीडियो में समझाया भी है हमने, पिछली वीडियो में। गायरोमैग्नेटिक रेशो जो होती है, जैसे अच्छा लिख लीजिएगा इसमें, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशो ग्रेटर द energy difference, greater the energy difference between two या ज़्यादा भी हो सकती है ना, more nuclear energy states, nuclear energy states of that proton. Okay, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर
will be the number of, greater will be the number of what, आपके उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियस का जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन है वो उतना ज़्यादा होगा। ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ ट्रांजिशन, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। मैं बता रही हूँ आपको कि मैं ये क्या बोले जा रही हूँ, ठीक है। देखिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो 1H की है वो 42.7 मेगाहर्ट्ज, ऐसा कुछ मैंने आपको याद करवाया होगा, ठीक है। 2 + हाफ -हाफ 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हमने निकाली थी लास्ट वीडियो में। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, दोनों जो है वो पहले दोनों डीजेनरेटेड होती हैं, दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर क्या होता है, क्या हो जाता है, सॉरी जेनरेटेड होती है, दोनों की आपकी एनर्जी जो होती है सेम हो जाती है। बाद में जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो दोनों की एनर्जी स्टेट बदल जाती है। ये मान लेते हैं +हाफ है, ये मान लेते हैं -हाफ है। किसी को भी आप प्लस नीचे रख सकते हो, माइनस को भी रख सकते हो नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये माइनस प्लस साइन ये नहीं दिखाता कि इसकी एनर्जी कम है इसकी ज़्यादा है, नहीं, ये माइनस प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना एनर्जी डिफरेंस मान लो इनके अंदर है। तो हम क्या कहते थे कि जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपके प्रोटॉन जो है, उतना ज़्यादा आपके प्रोटॉन्स के पास क्या रहेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जाने का मौका रहेगा। एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ से न्यूक्लियस जंप करके यहाँ जाना बंद कर देंगे। तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो वो सैचुरेशन पॉइंट आने में टाइम लगेगा। ये पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि आपकी जितनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा समझ लीजिए कि वहाँ पर जो होगा आपका क्या रहेगा, वहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन है उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखिए कार्बन 13 के केस में आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 10.2 मेगाहर्ट्ज समथिंग होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जितना कम गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू होगी उतना बच्चों कम इसके जो आपके प्रोटॉन के जो 2 एनर्जी स्टेट्स हैं +हाफ और -हाफ होती है इसके लिए भी, क्योंकि इसके लिए भी आई की वैल्यू जो होती है वो 1/2 रहती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू कम है, इसलिए 2 एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो आपकी एनर्जी गैप है इसके केस में कम रहता है। तो फटाफट न्यूक्लियस जो होते हैं, जो यहाँ पे बैठे होते हैं, वो फटाफट यहाँ पहुँचते हैं और सैचुरेशन पॉइंट ले आते हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर मिल जाते हैं, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद आपके न्यूक्लियस ट्रांजिशन करना बंद कर देते हैं, सिग्नल देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा दोनों एनर्जी लेवल में, या उससे भी ज़्यादा अगर एनर्जी लेवल्स हैं तो एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा आपके सिग्नल जो है वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों सिग्नल की तरफ, अब बढ़ जाते हैं बच्चों सिग्नल्स की तरफ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का ठीक है देख लिया। आपको देखिए जब आपको किसी भी सैंपल को रीड करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सैंपल लिया, आपने इंस्ट्रूमेंट को दिया, उसने घुमा के उसको प्रिसाइज कर दिया, उसके प्रोटॉन प्रिसाइज करने लगे। हमने बोला कि ठीक है बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये प्रिसाइज कर रहा है, उसने बोला कि 100 पे कर रहा है। तुमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा था, यानी कि ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो आपका जो प्रोटॉन है उसने प्रिसाइज करना भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे शुरू कर दिया, उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, क्योंकि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी तो आपके ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हमने बोला कि अच्छा ये तो मतलब यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में कम प्रिसाइज कर रहा है, मतलब ज़्यादा कम घूम रहा है, ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले लिया तो ज़्यादा घूम रहा है,
ये सब क्या हो रहा है, हमारा सिर घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसको ना ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आप इंटेलिजेंट हो, या ये छोड़िए, ये भी छोड़िए, आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, तो क्या करते थे, आपको साइंस से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैराथन्स करवाते थे क्वेश्चंस के। फिर उसके बेसिस पे ऐसे बोलते थे कि ये हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसे बोलते थे कि सबसे इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं बोलते थे कि ये हमारी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि ये हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं किससे, क्लासमेट्स से। ठीक है, एग्जाम्स में भी टॉपर निकालते हैं। टॉपर कैसे निकालते हैं कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, इसमें से इस बच्चे ने इन सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सो ही और शी इज अ टॉपर। ओके, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि ये जो आपकी इंटेलिजेंस है ये आपकी सीधी सीधी मेजर नहीं की जा सकती है। कैसे करते हैं इसको, कंपेरेटिवली करते हैं। कैसे करते हैं, कंपेरेटिव। ऐसे नहीं कि आपने क्लास में आप गए और ओहो पता नहीं क्या हो रहा है आपका, और टीचर इज लाइक ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, वो आपको कंपेयर करते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी भी सिग्नल का, अगर हम क्या कहते हैं कि ये सैंपल है, ये प्रोटॉन है, इंस्ट्रूमेंट में डाला, इसने घूमना शुरू कर दिया। अब ये कितना जोर से घूम रहा है, कितना धीरे घूम रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम उसको कंपेयर करके पता करेंगे। एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है, चाहे जितने पे भी प्रिसाइज कर रहा है, चाहे जितने पे भी घूम रहा है, इससे ज़्यादा प्रिसाइज करने वाले, इससे ज़्यादा घूमने वाले मॉलिक्यूल्स का सिग्नल आगे आ जाएगा, इससे कम जो है घूमने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिग्नल जो है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यानी कि आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए होगा जिससे आप आपके जो इंस्ट्रूमेंट जो आपके सैंपल है उसको आप कंपेयर कर सको, उसको आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको। तो वो जो आपका मॉलिक्यूल है, आपके एनएमआर में वो मॉलिक्यूल कौन सा है, TMS। क्या है, ट्राईमिथाइल सिलेन। क्या है बच्चों, ट्राईमिथाइल सिलेन। स्टैंडर्ड सिग्नल कौन देता है बच्चों, आपका स्टैंडर्ड सिग्नल आपका TMS देता है, ट्राई मिथाइल सिलेन। ठीक है, इसको TMS भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये सिलिकन, ये CH3। एक बार बच्चों, एक बार इस पे भी क्वेश्चन आ गया था, TMS पे भी। उन्होंने बोला कि कोई ना एक मॉलिक्यूल है ट्राईमिथाइल सिलेन, उसको ना स्टैंडर्ड आपके लगा लीजिए कि मॉलिक्यूल की तरह लिया जाता है NMR स्टडी में। क्यों उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, या मतलब ऑप्शंस में जो है सारे करेक्ट ऑप्शन दे रखे थे, उन्होंने पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन बता दो TMS के बारे में। ठीक है, ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो आपके लगा लीजिए कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं मतलब आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब MSc के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, जिस भी आपके सेमेस्टर में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, उसी सेमेस्टर में आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से जो है इसके बारे में, TMS के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब लगा लीजिए सब्जेक्टिव वे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वे में नहीं, सब्जेक्टिव वे में बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, तो TMS ये होता है ट्राईमिथाइल, टेट्रामिथाइल है बच्चों, ट्राईमिथाइल नहीं, टेट्रामिथाइल सिलेन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारे के सारे जो CH3 हैं, ये आपके इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो ये हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, और सारी की सारी हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट सेम है। तो जब इंस्ट्रूमेंट इसको रीड करने के लिए जाएगा, उसको ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे, ऑलमोस्ट
एक जैसे दिखेंगे, तो इन सबको सबके नाम का एक सिग्नल देगा, सबके नाम का एक सिग्नल देगा। और कितने कितने प्रोटॉन है बच्चों यहाँ पे? 3 3 6 3 9 और 3 12। 12 हाइड्रोजन गिव्स या गिव ओनली वन स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब आप बताओ 12 के 12 मॉलिक्यूल एकदम, सॉरी 12 के 12 प्रोटॉन एकदम सेम सिग्नल रखते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को तो बहुत ही मतलब इंटेंस लगेगा ना। हमने अभी अभी पढ़ा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियस अवेलेबल मिलेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट को रीड करने के लिए, उतना ज़्यादा आपका जो कह लीजिए कि सिग्नल होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। 12 प्रोटॉन्स का जो लगा लीजिए कि रीडिंग जो एकदम सेम, और अगर सेम है तो इसका मतलब सिग्नल एकदम इंटेंस आएगा। कैसा आएगा? सिग्नल एकदम इंटेंस आएगा। ठीक है, तो 12 जो आपके इसमें ये खासियत लिख रही हूँ मैं टीएमएस की, ये टीएमएस की खासियत लिख रहे हैं हम। एक तो बात हो गई ये, ठीक है। एक ये जो आपका मतलब केमिकल है टीएमएस, ये जो होता है ये काफ़ी अनरिएक्टिव होता है। मतलब आप अगर कोई इसमें आपका कंपाउंड डाल रहे हो तो ये आपके कंपाउंड के साथ जो मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इट इज अ क्वाइट अनरिएक्टिव molecule and do not disturb the chemical composition of any subjected chemical, or any subjected chemical, किसी भी केमिकल का कोई भी जो है आपका डिस्टर्बेंस नहीं करता है। किसी भी तरीके का आपने नया कोई मॉलिक्यूल बनाया है, मान लीजिए जैसे लैब में मान लीजिए आपने कुछ स्टाइरिन बना दिया, मान लीजिए स्टाइरिन बना के आपने जो है टीएमएस के साथ जो है आपको एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ पहले, ठीक है। जो आपके कोई भी केमिकल होता है, जैसे मान लो स्टाइरिन आपने प्रिपेयर किया है, तो उसको आप पहले किसी सॉल्वेंट में, ब्यूटेरेटेड सॉल्वेंट में आप उसको घोलते हो, फिर आप उसको इंस्ट्रूमेंट में डालते हो और आपको रीडिंग्स आती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपका जो CdCl3 होता है बच्चों, इसके अंदर ही थोड़ा बहुत TMS मिलाया हुआ होता है, ठीक है, पहले ही मिलाया हुआ होता है। लेकिन TMS का क्या नेचर है, TMS आपने जो नया मॉलिक्यूल कोई लैब में तैयार किया, इसके साथ बहुत ही मतलब आज तक मोस्टली ये रिएक्ट नहीं करता है। मोर देन 99% केसेस में ये रिएक्ट नहीं करता है, TMS रिएक्ट नहीं करता है आपके बनाए हुए मॉलिक्यूल के साथ। ओके, ठीक है, तो ये इसकी आपकी TMS की खासियत है। दूसरी बात क्या है, इट इज क्वाइट अ वॉलेटाइल केमिकल या मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल, एंड कैन बी removed from instrument easily, ठीक है। आपके इंस्ट्रूमेंट में से इसको बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ आपकी जो क्या बोलते हैं कि इसकी खासियत है, कुछ अच्छी। इसके अलावा एक और इसकी खासियत है बच्चों, कभी हो जाता कभी नहीं होता। इसको मैं
थोड़ा सा मूव कर देती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी मोस्टली बातें तो नोट कर ही ली होंगी, मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ एक और पॉइंट के लिए, ठीक है, एक और पॉइंट के लिए, ठीक है। और क्या पॉइंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे कार्बन। सिलिकॉन के ऊपर, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, सिलिकॉन एक बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, हाँ पॉजिटिव लगा लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन लेने नहीं होते हैं किसी से, तो ये इन CH3 से भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने का ज़्यादा जो है वो जो है मतलब कह लीजिए नेचर रखेगा। ऐसे में ये जो आपके कार्बन है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाएगा, जिससे आपके जो ये प्रोटॉन है, हमने क्या कहा था कि जितने आपके प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप आपके प्रोटॉन को क्या बोलोगे, शील्डेड बोलोगे। इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड करके रखा हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन शील्ड करके रखेंगे तो उसका सिग्नल जो होगा, मतलब उस तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम पहुंचेगा, तो उसकी प्रिसेशन भी कम हो पाएगा। कम मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड पहुंचता है तो आपका प्रोटॉन जो है ऐसे प्रिसाइज करना शुरू करता है, ये हमने पूरा अच्छे से पिछले वीडियो में किया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस तक कम पहुंचेगा तो प्रिसाइज भी कम करेगा, तो उसका सिग्नल भी लो वैल्यू पे आएगा, सीधी सी बात है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके 12 हाइड्रोजन सिग्नल न्यूक्लियस आर हाईली शील्डेड, बहुत ही ज़्यादा शील्डेड हैं, तो बहुत ही कम प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है इनको ये एक्सपीरियंस करेंगे, और उसके कंपैरिजन में फिर हम देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा प्रिसाइज कर रहा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए लंबा थोड़ा सा खिंच गया हमारा वीडियो, तो केमिकल शिफ्ट जो है वो हम अगले वीडियो में विद क्वेश्चन जो वो कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना तैयारी को जारी रखें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाइए और जो है आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, आपके डिफरेंट कोर्सेज जो भी आपके पसंद के वहाँ पे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी जो है उसको और भी स्पीड अप करिए। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।